बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन अमीन राजा और आप देख रहे हैं ख़बरनामा टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मजाहिद मंज़िल रावलपिंडी में। आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब। आइए आज उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का अहवाल और साथ उन से ये भी जानेंगे कि पॉलिटिकल सफ़र उनका कैसा रहा और उन्होंने सियासत का आगाज़ किस वजह से किया। ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे। साबिक़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर भी रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं। बड़ा अहम मौजू रहेगा सियासत के हवाले से, तमाम तर चीज़ें इनसे जानेंगे। आइए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनसे ये पूछते हैं कि जो इनका सियासी सफ़र का आगाज़ था वो किस वजह से ये सियासत में आए, बुनियादी वजूहात क्या थी। आइए सरदार साहब से जानते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे है कि हमारे घर में मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की वजह से सियासत मौजूद थी और फिर सियासत ऐसी चीज़ है कि इसके लिए ख़ुद इंसान के अंदर ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए कि जो सियासत में या किसी भी मौजू के साथ दिलचस्पी रखे। तो बुनियादी वजह इसकी ये है कि मुजाहिद अव्वल की सियासत की वजह से सारे घर पर सियासत का असर था और मुझे भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके साथ साथ आगे बढ़ने का और सियासत करने का मौका मिला। ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर और ये ख़ित्ता ऐसा था कि मकबूजा कश्मीर का इशू भी वहाँ पे था। आपसे ये जानूँगा कि बहुत सारी मुश्किलात आज़ाद कश्मीर में आईं और बहुत सारी मुश्किलात दरपेश रहीं। आपकी क्या कोई ऐसी वजूहात थी सियासत में आने की कि आप ये चाहते थे कि वो एक कम्युनिटी, वो ऐसे लोग कि जिन्हें आगे परवान चढ़ाया जा सके, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सके? देखिए, सियासत में बड़ी रहनुमाई का ज़रिया थे मुजाहिद अव्वल और मुजाहिद अव्वल ख़ुद एक मुतवस्सित घराने से उनका ताल्लुक़ था और उनकी अपनी जो तरजीहात थी जो बचपन से हम देखते रहे उसमें बहुत सारी ये सारी बातें शामिल थीं और उस वक्त शायद इतनी समझ आपको नहीं होती इन बातों की, इतनी क्लैरिटी नहीं होती, इतनी वज़ाहत से आप चीज़ों को जान नहीं रहे होते, लेकिन एक जानने और अनजानने के दरमियान की जो कैफियत है उसमें आप ये काम शुरू करते हैं। तो ये एहसास तो हर देर से पैदा होता है, थोड़ा सा सियासी तौर पर मैच्योर होने के बाद पैदा होता है कि जब आप ये समझते हैं कि तरजीहात क्या होनी चाहिए और कौन सा तबका मुल्क में नज़रअंदाज शुदा है, मसला कश्मीर के हवाले से किस पहलू को लेके आगे चलना है वगैरह वगैरह। लेकिन मजमूई तौर पर ये मुजाहिद अव्वल की सियासत का असर था और सारा घर पोलिटिसाइज हुआ था। उस वजह से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ फिर उसमें तरजीहात का तयन भी यकीनन होता चला गया। माशरे के कई तबकात ऐसे हैं कि जो ज़्यादा तवज्जो के तालिब हैं और तकाज़ा करते हैं, उनकी तरफ आदमी की तवज्जो जाती है। ख़ुद पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर तरजीहात का असर तयन करना, तो ये बातें तो वक्त के साथ होती रही हैं और अब तक हो रही हैं, चल रही हैं, मुसलसल चली जा रही। आज़ाद कश्मीर के आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे। आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आज़ाद कश्मीर में आपने कौन सी चीज़ें ऐसी रखी जो प्रायोरिटी बेसिस पर उनको आप आगे लेकर चलना चाह रहे थे? बहुत सारी अंडर डेवलप भी हैं, अभी भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो एक रियासती जमात है, आज अगर उसकी सिचुएशन देखी जाए तो ये प्रीवियस इलेक्शन में आपने सिर्फ एक सीट जीती। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? इतने एक रियासती जमात जो एक रियासत की जमात मानी जाती है, अभी आप इस लेवल पर आ गए, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो रियासती, मुल्की और कौमी जमातें हैं वो सारी दुनिया में इसी तरह की सूरत हाल से उनको वास्ता रहता है। कांग्रेस को देखें, मुस्लिम लीग को देखें और फिर इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को देखें, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के माजी को देखें तो उसमें इस तरह के मौक़े कई बार आए हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बहुत सख्त नाकामियों का सामना रहा। ये इस कौमी सफ़र का एक तो हिस्सा है, ख़ासा है। दूसरी बात यह है कि जब आप नज़रियाती सियासत कर रहे होते हैं तो नज़रियाती सियासत का सारा सफ़र, मुश्किलात जो हैं वो खारदार सफ़र है, मुश्किलात उसमें कदम कदम पे हैं। इक़्तिदार की जो पॉलिटिक्स है वो आपने सिर्फ हर नए आने वाले के साथ एडजस्ट होना होता है, जमातें तब्दील करनी होती हैं, नज़रिया कोई नहीं होता, इक़्तिदार परस्ती होती है।
लेकिन जब आप नज़रियात की सियासत करते हैं और एक ही जगह खड़े हो गए, आपने इस्तिकामत का मुज़ाहरा करना होता है, फिर ये मुश्किलात आती हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस माजी में एक बार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बनने के 6-7 साल के अंदर ख़त्म कर दी थी और इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया था। उसके बाद फिर इसमें निशेब व फराज का मरला आया, आज़ादी के बाद से लेकर बाद तक कई मरतबा इंतहाई कमज़ोरी की हालत का ऐसे सामना रहा। बुनियादी सबब जो मौजूदा दौर में है, एक बड़ा सबब, वो सबब ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर रियासत से बाहर जमातों की दखल अंदाज़ी बढ़ गई है और कुछ जमातें ऐसी हैं जिनका ख्याल ये है कि हिंदुस्तान के साथ गैर मशरूत तौर पर ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए, कश्मीरियों की कुर्बानी को नज़रअंदाज किया जाए। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अपने रास्ते की रुकावट समझती हैं। वो फिर पूरा ज़ोर लगा के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करती हैं और जितने लोग आप देखें इस वक्त नवाज़ लीग में जितने लोग हैं, PTI में जितने लोग हैं, इनकी गालिब अक्सियत ये है वो है जो जिनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से तोड़ के अलग किया गया है। तो अगर ये लोग सारे वहाँ मौजूद हों तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक मजबूत और ताकतवर जमात है। लेकिन मरकज़ी हुकूमत, इलेक्शन से 2 दिन पहले कोई आदमी टूट के जाता है तो ज़ाहिर है कि उसका क्या सबब हो सकता है। तो ये जो असबाब हैं, कई इस तरह के असबाब हैं जिसके नतीजे में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर दानिस्ता किया गया, जानबूझ कर किया गया, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से किया गया। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट से हम रह गए, पार्लियामेंट में ज़्यादा नहीं जा सके, लेकिन मुल्क के कोने कोने और गोशे गोशे में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने वोट भी लिया है और उसकी मौजूदगी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगता है तो अंदाज़ा होता है कि क्या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सोच और फ़िक्र मौजूद है कि नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक मजबूत नज़रियाती क़ुव्वत की हैसियत से देखते हैं। इंतखाबी क़ुव्वत की हैसियत से कमज़ोरियाँ वाक़ा हो गई हैं, उसे वक्त के साथ दूर करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, एक्स प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग रियासत के अंदर ये बात कहते हैं कि ये जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अब सिर्फ घर की एक जमात बन कर रह गई है, क्योंकि चेयरमैन यूथ हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उस्मान अतीक साहब। इनसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इन्हीं वजूहात की बिना पर ये पार्टी रियासत के अंदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में स्पेशली तौर पर बहुत कमज़ोर हुई? क्या इसकी यही वजूहात हैं या कोई और भी इसकी वजूहात हैं? देखिए, इसकी वजूहात मैंने पहले बयान कर दी हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब उसके 10वें सदर हैं और पार्टी जो है वो पार्टी के अंदर हर तरह के लोग, फैमिली के लोग भी काम करते हैं, बाहर के लोग भी काम करते हैं और उसके असबाब जो है वो मैंने पहले आपको बता दिए। उसका एक सबसे बड़ा सबब यह है कि रियासत की आवाज़ को कमज़ोर करना मकसूद है ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतें जब गैर मशरूत तौर पर किसी मामले में आगे बढ़ें तो वो किसी किस्म की रुकावट महसूस न करें। और मैंने आपका जिक्र किया है आपसे कि ये सिलसिला पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हुआ। 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी और 1939 में ठीक 7 साल बाद इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया गया और फिर बाद में चौधरी गुलाम अब्बास ने उनके साथियों ने इसको बहाल किया। तो ये सिलसिला थ्रू आउट चलता रहा। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक जमात है, नज़रियाती जमात है, फ़िक्री जमात है, तहरीकी जमात है और उसने ये किरदार अपना जो है 80 साल से ज़्यादा अरसे से मुसलसल मेंटेन रखा है। सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, ये आपसे पूछूंगा कि जो अभी PTI की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, उसको कैसे देखते हैं आप? वहाँ पे मेंबर असम्बली भी हैं और आप क्या रोल प्ले करेंगे आम लोगों के लिए, जो बुनियादी वहाँ पे लोगों के हुकूक हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल भी हैं वहाँ। आप क्या रोल दे रहे हैं अभी तक? हमारा रोल बुनियादी तौर पर जो है वो ये है कि हम कौमी सतह के जो मामलात हैं उसमें अगर कोई ख़राबी होते हुए देखें, उसमें अपना किरदार अदा करें। गिलगित बल्तिस्तान का मामला आया तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की, ज़ोरदार आवाज़ बुलंद की। आज़ाद कश्मीर की हैसियत तब्दील करने का मामला आया तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ बुलंद की। इसलिए जब जो कौमी इशूज़ हैं, नेशनल इशूज़ हैं, अभी मरदमशुमारी का मामला था तो आप देखते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने वर्किंग कमेटी बुलाकर आवाज़ उठाई कि ये आबादी का तनासब बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, इसलिए मरदमशुमारी नए सिरे से की जाए। और अल्लाह का करम हुआ कि फ़ौरी तौर पर हफ़्ता 2 हफ़्ते के अंदर अंदर बाकी जमातें भी बोलना शुरू हो गई और मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू हो गया। तो हम जितने कौमी मसाइल हैं, रियासती मसाइल हैं, नज़रियाती मसाइल हैं, तहरीकी मसाइल हैं, मसला कश्मीर के हवाले से अगर किसी वक्त कोई बात होती है तो उस पर हम पूरी क़ुव्वत से आवाज़ उठाते हैं। तो ये जो किरदार है
ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बुनियादी किरदार ही यही है, और इसको उसने हर सतह पर उठाने की जो रस्म कायम रखी है उसे जारी रखा हुआ है। इस जो इलाकाई मामलात हैं, मसाइल हैं दाखिली तौर पर, उन पर भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपना किरदार अदा करती है। मसलन हल्का बंदियों पर लोगों को एतराज़ था, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी में जो कानून में जो नकाइस हैं उनकी भी निशानदेही। तो इस तरह आप अगर किसी भी पहलू से देखें तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपना किरदार जो है असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी अवामी सतह पर भी मुसलसल अदा कर रही है। आप साबिक वज़ीर आज़म भी रहे और साबिक सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी रहे। कश्मीर इशू के हवाले से आपसे ये पूछूंगा कि किस नहज पर देख रहे हैं एज़ आ वज़ीर आज़म, आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आईं कि जो आज तक कश्मीर इशू सिर्फ़ एक इशू ही है, पूरी दुनिया में वावेला है इसका, सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ वावेला ही है। अभी तक कोई पॉजिटिव स्टेप्स ऐसे नहीं उठाए गए कि जो उन लोगों के लिए ऐसे हों कि जो वो आराम से ज़िंदगी वहाँ पे बसर कर सकें। इंतहाई मुश्किलात हैं। बॉर्डर एरियाज़ में आप देखें तो वो लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पे कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन होता है, हत्ता कि वो सिर्फ यहाँ पे फंडिंग लेते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके उन लोगों की कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आपने रियासत के वज़ीर आज़म होते हुए क्या क्या उनके लिए किया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, और जो अभी वज़ीर आज़म हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मसला कश्मीर एक पेचीदा मसला है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के कुछ करने और न करने का सवाल नहीं है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत किसी की भी हो, PTI की हुकूमत है आजकल, किसी की हुकूमत हो, वो उसका जो किरदार है वो एक तरह का है। इसमें मसला कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान का किरदार है, मसला कश्मीर में हिंदुस्तान की हुकूमत का किरदार है, मसला कश्मीर में चीन एक फ़रीक है, आलमी करारदादों के जरिए आलमी बरादरी एक फ़रीक है। तो ये आप देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के 3 इजलास मुनक़्क़द हुए और उनमें कश्मीर पर बात हुई है। अभी 2 हफ्ते पहले UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये मसला बहुत गंभीर है, बहुत फैला हुआ है। सारी दुनिया बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर मसला कश्मीर के साथ मुंसलिक है। इसलिए सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की बात नहीं है। अलबत्ता हमने अपने तौर पर कई बातें हैं आज़ाद कश्मीर में, जो आदमी अपने दौर में ये कश्मीर तवज्जो चाहता है, सरकारी तौर पर इसकी हमने कैंपेन शुरू की। फिर मसला कश्मीर पर दुनिया के ऐसे मुल्कों में जाके मैंने कॉन्फ्रेंसेस की हैं जहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई कश्मीरी नहीं है। हमारे लोग दौड़ लगा के बरतानिया जाते हैं और वहाँ जाके अपने लोगों के साथ कॉन्फ्रेंसें करते हैं। मैंने मॉन्टेवीडियो में, यूरुग्वे में, साउथ अमेरिका में, ऐसे इलाकों में जहाँ पूरे मुल्क में कोई पाकिस्तानी नहीं है, पूरे मुल्क में कोई कश्मीरी नहीं है, वहाँ पर जाकर भी मसला कश्मीर पर कॉन्फ्रेंसेस की है और इज्तिमात किए हैं। दुनिया के आखिरी कोने और गोशे तक इस बात को पहुँचाया है। आज़ाद कश्मीर में पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब से आज़ाद कश्मीर वजूद में आया है तो मैंने अपने दौरे हुकूमत में पहली इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस की। तो इस तरह कई बुनियादी तौर पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप मसला कश्मीर के नाम पर नहीं करते, लेकिन वो मसला कश्मीर को फ़ायदा दे सकते हैं या नुकसान खुदा न खासा दे सकते हैं। आज़ाद कश्मीर को दाखिली तौर पर आप खुद मुस्तहकम रखें, दाखिली उसकी खुद मुख्तारी जो है वो कायम रखें, और आज़ाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की का अमल ठीक हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, लोग मुतमईन हों, तो ये मकबूजा कश्मीर के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन का ज़रिया बनता है। इसी तरह लोगों की पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी ठीक हो तो इससे तहरीक आज़ादी को तकवीज़ पहुँचती है। तो कई इकदाम हैं जो बिलवास्ता हैं, कई इकदाम बिला वास्ता हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हर हुकूमत कुछ करती है। और जो रियासत से बाहर की जमातें हैं उनका मामला ये है कि उनकी पॉलिसी पाकिस्तान में तय होती है, रियासती जमातों की पॉलिसी रियासत के अंदर तय होती है। तो इस वक्त PTI की हुकूमत है और वो हुकूमत वही कुछ करेगी जो उसको अपनी पार्टी के लीडर यहाँ से इमरान खान साहब बताएंगे या उनकी मर्सी पार्टी बताएगी। आप क्या समझते हैं, आपका नैरेटिव इस हवाले से क्या है कि जो कानून साज असम्बली है उसका कितना रोल होना चाहिए इंटरनेशनली जो कश्मीर इशू है इसको बयान करने में और साथ इंटरनेशनल करने में? क्योंकि जो कश्मीर कम्युनिटी है या वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हमारा चेयरमैन कश्मीर कमेटी के हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ये कश्मीर का कोई नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारी कानून साज असम्बली है, तो वो एक बेहतर तौर पर हमारी नुमाइंदगी कर सकेगा इंटरनेशनली? देखिए, ऐसे है कि जो कश्मीर कमेटी है इसका नाम ही पाकिस्तान की पार्लिमानी कश्मीर कमेटी है। तो पार्लिमानी कश्मीर कमेटी का मतलब ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर से
कोई आदमी मौजूद होगा। इसलिए पार्लिमानी कश्मीर कमेटी जो है वो इसी तरह जब तक कि इस नाम के साथ चलेगी तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कोई रुकन ही उसका सरबराह होगा। और जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक़ है, आज़ाद कश्मीर असम्बली हो, आज़ाद कश्मीर हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें हों, उनके यकीनन इससे ज़्यादा मौसर करदार होना चाहिए मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। जब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो बुनियादी तौर पर एक बेस कैंप की हुकूमत है और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से एक हुकूमत है, तो उसका करदार जितना मजबूत होगा, जितना मौसर होगा, जितना ज़्यादा उसमें जान पड़ेगी, इतना ही ज़्यादा काबिल कबूल होगा। तो इसलिए असम्बली हो या असम्बली से बाहर हो, हमने मसलन अपने दौर में जो असम्बली थी, पहले साल ही मैंने 5 जनवरी यौम हक़ खुद इरादियत असम्बली के अंदर उसका एहतमाम किया था, इजलास बुलाया था और उसके अंदर हमने बात की थी। अब ये छोटे छोटे इक़दाम बज़ाहिर आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े इक़दाम हैं, चूँकि आलमी बरादरी को याद दिलाते हैं आपने आज के रोज़ इसका वादा किया था कि कश्मीरी को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा। तो इस तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की असम्बली और आज़ाद कश्मीर के इदारों का मसला कश्मीर के हवाले से जितना ज़्यादा उनको हम स्ट्रेंथ देंगे, जितनी ज़्यादा ताकत देंगे, जितनी ज़्यादा तवानाई देंगे, जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, उतना ही उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो आपकी पार्टी है उस हवाले से नेक्स्ट आप अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो आज़ाद कश्मीर के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? हमने अपनी हुकूमत के दौरान, मैं 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहा आज़ाद कश्मीर का, हमने अपने हुकूमत के दौरान सरसब्ज़ व हुनरमंद कश्मीर शुरू किया था, ग्रीन एंड स्किल कश्मीर। वो प्रोग्राम ऐसा था कि अगर उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता और जिस तरतीब से जो तरजीहात हमने मुकर्रर की थी, आज आप देखते हैं कि 10 साल के बाद पाकिस्तान में सरसब्ज़ पाकिस्तान और सरसब्ज़ पंजाब की बात की जाती है। ये काम हमने आज से 10 साल पहले बहुत अच्छे तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर शुरू किया था, बहुत जामे तरीके से शुरू किया था। इसमें वाटर कंजर्वेशन थी, टूरिज़म था, लैंड कंजर्वेशन थी और उसके अलावा स्मॉल डैमिंग थी, इरीगेशन थी, माइक्रो हाइडल जनरेशन थी और इसके अंदर हॉस्पिटलिटी कोर्सेज थे। तो अगर वो प्रोग्राम जारी रहता तो इस वक्त तक हज़ार लोग जो हैं, टेप्टा था, कश्मीर बैंक था जो हमने कायम किया, तो ये चीज़ें अगर मौजूद ठीक तरह तालमेल के साथ चलती रहें तो इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुस्तकबिल में भी अगर मौका मिले तो मेरा यकीन है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इस वक्त नौजवानों की तादाद बढ़ गई है, औरतों की तादाद बढ़ गई है, तनासब के अतबार से परसेंटेज बढ़ गई है, तो उनके लिए नए सिरे से उसे हम पॉजिटिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ कहते हैं कि नौजवानों की बाइज़्ज़त और बावकार जो एंगेजमेंट है उसके लिए इक़दाम। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने शुरू की थी और कुछ नए इक़दाम भी लिए जा सकते हैं। ये पूछूंगा कि एंड करना है, ठीक है। एंड पे मैं आपसे लास्ट ये कहूँगा कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, आपके व्यूअर्स के लिए मेरा पैगाम ये है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है उसमें 6 लाख के करीब जानें कुर्बान हो चुकी हैं और दुनिया की इतनी बड़ी इंसानी जानों की कुर्बानी कभी रायगा नहीं होती। इसमें किसी मायूसी की ज़रूरत नहीं। दुनिया की हर तहरीक में निशेब व फराज आते हैं, कई तहरीकें, ख़ुद पाकिस्तान बनने में 200 साल लगे हैं। इसी तरह कश्मीर की आज़ादी जो है अल्लाह के फजल करम से नविश्ता दीवार है, किसी मायूसी की बात नहीं है। जल्द या बदेर हिंदुस्तान को नविश्ता दीवार पढ़ना पड़ेगा और हिंदुस्तान को मकबूजा जम्मू और कश्मीर से अपनी फ़ौजों को खाली करना पड़ेगा। और इस मौके पर हम जम्मू और कश्मीर के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और मज़ामतकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं और इस बात की तवक्को करते हैं कि ये तहरीक जल्द अपने मंजिल के अंजाम तक पहुँचेगी और चप्पे चप्पे पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगेंगे। नाज़रीन, एक्स वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चलें कि बड़ा दिलचस्प मौजू था और सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही थीं, लेकिन टाइम इजाज़त नहीं देता। आज की इस नशिस्त से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुश रखें।